तलाक के बाद पत्नी ने किया तलाकशुदा पति को फोन। मेरे घर आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। लेकिन वहां पहुंचकर जो मंजर उसने देखा, उसकी दुनिया हिल गई। ऑफिस से लौटकर अमन टाई ढीली करते हुए जैसे ही सोफे पर बैठा, उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर वो नाम था जिसे वो अपनी यादों से भी खुरचकर मिटा देना चाहता था, सृष्टि। एक ऐसा चेहरा जिसे न देखने की कसम खाकर वह इस शहर में आया था। एक पल को उसकी सांसें अटक गईं। अमन ने गुस्से में लाल बटन दबा दिया। एक लंबी सांस लेकर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की ही थी कि फोन फिर से बज उठा। वही नाम। इस बार उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने फोन उठाया और गुस्से से बोला, क्या है? क्यों फोन कर रही हो? दूसरी तरफ से सृष्टि की आवाज आई, अमन, मुझे तुमसे मिलना है। अमन के मुंह से एक कड़वी हंसी निकल गई। मिलना है? तुम्हें याद भी है हम कौन हैं? हमारा तलाक हो चुका है, अब कोई रिश्ता बाकी नहीं है हमारे बीच। मुझे सब याद है, लेकिन तुम एक बार दिल्ली आ जाओ, मेरे घर। सृष्टि बोली, क्यों आऊं मैं? अमन गुस्से से बोला, तुम्हारे दिए हुए जख्म भरने में मुझे महीनों लग गए। अब तुम फिर से। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं अमन। सृष्टि ने उसकी बात काटते हुए कहा। दिखाना चाहती हो? अमन चौंका, फिर सख्त आवाज में कहा, देखो सृष्टि, जो कुछ भी कहना है फोन पर ही कह दो। मैं कहीं नहीं आने वाला। नहीं अमन, यह कुछ ऐसी बात है जो मैं फोन पर नहीं कह सकती। तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा। अमन का दिल जोर से धड़का। आखिर ऐसा क्या है? वो सोच में पड़ गया, लेकिन सृष्टि ने जवाब देने की बजाय फोन काट दिया। रात भर अमन करवटें बदलता रहा। कभी मन कहता कि फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, तो कभी दिल कहता कि कम से कम एक बार जाकर देख लेना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। सुबह उठते ही अमन ने फैसला कर लिया, जो भी है एक बार जाकर देख ही लेता हूं जो वो दिखाना चाहती है। उसने ऑफिस में छुट्टी ली और दिल्ली के लिए फ्लाइट बुक कर दी। हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखते हुए उसका दिमाग बार बार उसे उन 4 सालों में पीछे खींच रहा था जब वो और सृष्टि एक हुआ करते थे। याद आए वो दिन जब सृष्टि की हंसी से उसका घर गुलजार हुआ करता था। उसके हाथों से बने खाने की खुशबू पूरे घर में महकती थी। जब अमन देर रात काम से लौटता तो सृष्टि बालकनी में उसका इंतजार करती मिलती थी। वो छोटी छोटी बातें, वो एक दूसरे की परवाह, वो सब कुछ इतना अच्छा था, इतना सच्चा। तो फिर गलती कहां हुई? वो खुद से ही सवाल कर बैठा। असल में सब कुछ बदला सृष्टि की मां की बीमारी के बाद। सृष्टि का कोई भाई नहीं था। पिता की मृत्यु भी कुछ वर्ष पहले ही चुकी थी। मां अकेली थी और सृष्टि उनका इकलौती सहारा। वह अपनी मां की देखभाल के लिए कुछ दिनों के लिए मां के पास रहने चली गई। शुरू में तो अमन ने कोई ऐतराज नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसे इस बात से चिढ़ होने लगी। उसे सृष्टि की कमी खलती थी। उसका गुस्सा, उसकी झुंझलाहट फोन पर निकलने लगी। कब तक रहोगी वहां? यहां भी तुम्हारा घर है, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, वो कहता। मां की हालत ठीक नहीं है अमन, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सृष्टि की आवाज में एक बेबसी होती थी, लेकिन अमन उसकी स्थिति को समझने की कोशिश भी नहीं करता था। अमन की जिद के कारण वो वापस लौट आई, लेकिन मां की हालत अब भी वैसी ही थी। सृष्टि ने अपनी मां को अपने साथ रखने की बात कही तो भी अमन ने टाल मटोल कर दी। उसी दौरान उसने रवि से मदद लेने की सोची। रवि, सृष्टि का मुंहबोला भाई, जो उसी के मोहल्ले में रहता था। मां की दवाइयों से लेकर डॉक्टर तक रवि हर काम में उसकी मदद कर रहा था। सृष्टि अक्सर उसे फोन करती और यहीं से अमन के दिल में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। अमन का पुरुषवादी अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि उसकी पत्नी को किसी और मर्द की मदद की जरूरत पड़ सकती है। उसे लगने लगा कि सृष्टि उससे कुछ छिपा रही है। अगले दिन फिर रवि से बात हुई तो पता चला कि मां की हालत दोबारा बिगड़ने लगी है। सृष्टि वापस अपनी मां के पास आ गई। अमन का शक अब उस दीमक में बदल चुका था जो धीरे धीरे उनके प्यार की मजबूत इमारत को खोखला कर रहा था। अब उसके फोन कॉल्स में एक जासूस जैसी पूछताछ होती थी। एक रात करीब 11 बजे अमन ने सृष्टि को फोन किया। फोन व्यस्त था। उसने 2 मिनट बाद फिर मिलाया, तब भी व्यस्त। उसके सीने में जलन होने लगी। 15 मिनट की लगातार कोशिश के बाद जब फोन लगा तो अमन का गुस्सा फट पड़ा। किससे इतनी लंबी बातें हो रही थीं? आधी रात को? उसकी आवाज में तेजाब घुला था। सृष्टि दिन भर की भागदौड़ और मां की सेवा से बुरी तरह थक चुकी थी। अमन, वो रवि भैया को फोन किया था। मां की सुबह की दवाइयां खत्म हो गई थीं।
वही लिखवा रही थी। फिर सृष्टि ने रवि की तारीफ करते हुए कहा, वो ना होते तो पता नहीं मैं मां को कैसे संभालती। इतना सुनकर अमन के अंदर जैसे आग लग गई। दवाइयां लिखवा रही थी। अमन जहरीली हंसी हंसा। रात के 11 बजे दवाइयां याद आ रही हैं या दवाइयों के बहाने कुछ और ही चल रहा है? मुझे सब समझ आता है। सृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। आप ये क्या कह रहे हैं अमन? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं, यकीन है मुझे, अमन चीखा। मैं यहां तुम्हारी राह देख रहा हूं और तुम वहां किसी और के साथ। बात अधूरी छोड़ उसने फोन काट दिया। उस रात सृष्टि सो नहीं पाई। जिस पति के प्यार पर उसे गुमान था, आज उसी ने उसके चरित्र पर ऐसा दाग लगा दिया था जिसे धोना नामुमकिन था। अगले दिन अमन बिना बताए सृष्टि के मायके पहुंच गया। वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। जब वो वहां पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर कदम रखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक सोफे पर सृष्टि बैठी थी और उसके पास के सोफे पर रवि। सृष्टि के हाथ में चाय का कप था और वो रवि से कुछ बात कर रही थी। अमन को देखकर दोनों चौंक गए। रवि सम्मान में खड़ा हो गया, नमस्ते जीजा जी। लेकिन अमन की नजरों में आग थी। उसने रवि को नजरअंदाज किया और सृष्टि की तरफ घूमा। तो ये है तुम्हारी मां की बीमारी का नाटक? उसकी आवाज नफरत से कांप रही थी। और ये है तुम्हारी सेवा? मेरे पीठ पीछे ये सब गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। सृष्टि का चेहरा सफेद पड़ गया। अमन, अपनी जबान को लगाम दो। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? अमन ने पास पड़ी मेज पर हाथ मारा। मैं अंधा नहीं हूं सृष्टि। जिस आदमी के लिए तुमने मुझे और मेरे घर को भुला दिया, आज उसी के साथ यहां रंगरलियां बना रही हो। ये शब्द सृष्टि के आत्मसम्मान को तार तार करने के लिए काफी थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज में अब दर्द नहीं बल्कि नफरत थी। छी अमन, तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस इंसान ने एक भाई की तरह इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, तुम उसका नाम मेरे साथ जोड़ रहे हो। लानत है ऐसी सोच पर। सृष्टि की आवाज कांप रही थी। बस, बहुत हो गया ये भाई बहन का नाटक। अमन ने फैसला सुना दिया। ये रिश्ता आज, अभी, इसी पल खत्म होता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सृष्टि पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। कमरे में एक बर्फीला सन्नाटा छा गया। रवि, जो इस तूफान के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, धीरे से बोला, जीजाजी, आप गलत समझ रहे हैं। सृष्टि जी मेरी बहन जैसी हैं। चुप रहो तुम। अमन उसकी तरफ ऐसे घूमा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट रहा है और तुम मुझे समझा रहे हो? तभी अंदर के कमरे से सृष्टि की मां की कमजोर आवाज आई, सृष्टि बेटा, क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? सृष्टि की आंखों से बहते आंसू अचानक सूख गए। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं बल्कि एक चट्टानी दृढ़ता थी। उसने अमन की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है रवि भैया। जिन्हें सच देखना ही नहीं, उन्हें कोई कुछ नहीं दिखा सकता। अमन को उम्मीद थी कि सृष्टि रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, उसे मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही नफरत ने अमन के अहंकार को और भड़का दिया। वह बिना कुछ कहे दरवाजे को पटक कर वहां से निकल गया। उस रात घर लौटकर अमन ने अपनी मां जानकी जी को सब कुछ बता दिया, लेकिन अपनी कहानी में उसने सृष्टि को एक धोखेबाज और खुद को एक बेचारा पति बनाकर पेश किया। परंतु जानकी जी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बेटा, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। सृष्टि ऐसी लड़की नहीं है। तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच। सोचने को कुछ बाकी नहीं है मां। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब या तो इस घर में मैं रहूंगा या आपकी लाडली बहू। अगले दिन जानकी जी ने सृष्टि को फोन किया। बेटी, अपना घर मत टूटने दे। अमन पागल हो गया है। तू तो समझदार है। एक बार वापस आ जा, सब ठीक हो जाएगा। फोन के दूसरी तरफ सृष्टि कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मां जी, जिस रिश्ते में इज्जत ही न बची हो, उसे जोड़कर क्या मिलेगा? उन्होंने मेरे वजूद पर सवाल उठाया है। मैं सब कुछ सह सकती हूं, पर अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। दोनों परिवारों ने रिश्ता बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन अमन अपने अहंकार में और सृष्टि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई में अड़ी रही। अदालत में वे आखिरी बार मिले और हमेशा के लिए उनके रास्ते अलग हो गए। जिस रिश्ते को उन्होंने हजारों कस्में खाकर जोड़ा था, वो एक पल में कानूनी तौर पर खत्म हो गया। उसके बाद अमन हमेशा के लिए बेंगलुरु चला गया।
अतीत में खोए अमन के कानों में आवाज गूंजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर अबाउट टू लैंड इन दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही अमन ने अपनी पहले से बुक की हुई काली चमचमाती मर्सिडीज की तरफ कदम बढ़ाए। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और अमन पिछली सीट पर ऐसे बैठा जैसे कोई बादशाह अपनी सल्तनत में लौट रहा हो। उसने अपनी महंगी घड़ी पर नजर डाली, शीशे में अपना अक्स देखा और मन ही मन मुस्कुराया। आज सृष्टि देखेगी कि उसने क्या खोया है, उसके बिना अमन कितना बड़ा आदमी बन गया है। उसने चेहरे पर एक झूठी मगर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान सजा ली। उसने मोबाइल में सृष्टि द्वारा भेजा गया एड्रेस देखा। एड्रेस नया था। तो मैडम ने घर भी बदल लिया? अमन के मन में एक कड़वाहट उभरी। किराए पर एक कमरा ले लिया होगा, वरना उसकी कहां औकात। वो मन ही मन बड़बड़ाया। टैक्सी एक शानदार 3 मंजिला घर के सामने रुकी। घर के बाहर सृष्टिस किचन का एक खूबसूरत बोर्ड लगा था। अमन कुछ पल के लिए हैरान रह गया। ये क्या है? सृष्टि ने कोई काम शुरू कर दिया? उसने गहरी सांस ली और लोहे के बड़े से गेट पर लगी घंटी बजाई। फिर मर्सिडीज से सटकर खड़ा हो गया। उसका दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर उसने घमंड का नकाब चढ़ा रखा था। दरवाजा एक लड़की ने खोला, जिसने साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जी कहिए। सृष्टि से मिलना है मुझे, अमन ने भारी आवाज में कहा। लड़की उसे अंदर लेकर आई और ड्राइंग रूम में बिठाकर चली गई। अमन ने चारों तरफ नजर घुमाई। ड्राइंग रूम के आगे एक बड़ा सा हॉल था, जिसे एक प्रोफेशनल किचन में बदल दिया गया था। वहां 8-10 औरतें तेजी से काम कर रही थीं। कोई सब्जियां काट रहा था, कोई रोटियां बेल रहा था, तो कोई टिफिन पैक कर रहा था। हवा में मसालों की महक और काम की भाग दौड़ का शोर था। यह नजारा किसी बिजनेस हब जैसा था, जहां बड़े पैमाने पर खाना बनता है। यह सब देखकर अमन हैरान था। तभी किसी की आवाज आई, माधुरी, ये 100 टिफिन गुप्ता एंड सन्सिस के ऑफिस पहुंचाने हैं, जल्दी करो। अमन ने आवाज की दिशा में देखा। सामने सृष्टि खड़ी थी। वही सृष्टि, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने एक खूबसूरत नीले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके ऊपर उसने एक सफेद एप्रन बांधा हुआ था। बालों को एक जुड़े में करीने से समेटा हुआ था और चेहरे पर थकान की जगह एक अनोखा तेज था। वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर रही थी। उसने अमन को देखा। उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी, जिसमें कोई गहरा राज छिपा था। उसका आत्मविश्वास अमन को असहज कर गया। आ गए तुम? उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन अमन को उस शांति में एक तूफान का अंदेशा हुआ। अच्छा किया। अमन कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। सृष्टि ने अपना एप्रन उतारा और हाथ पोंछे, फिर वहीं सोफे के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा संयम था। बैठो, सृष्टि ने इशारा किया। लंबा सफर रहा होगा। अमन को लगा जैसे वो इस बातचीत पर काबू पाना चाहता है। उसने अपने सूट को ठीक किया और सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ, वैसे मेरे लिए बेंगलुरु से दिल्ली आना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बिजनेस क्लास में सफर करता हूं। सृष्टि ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं आया। अच्छा है, उसने सिर्फ इतना कहा। यह रिएक्शन अमन की उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। वो चाहता था कि सृष्टि प्रभावित हो, उससे जलन महसूस करे या कम से कम कोई तो भाव दिखाए, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यह सब क्या है? अमन ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। कब से? मतलब यह बिजनेस? सृष्टि ने हल्की सी मुस्कान दी। तुमसे अलग होने के बाद से पहले सिर्फ 8-10 लोगों के लिए टिफिन बनाती थी, अब रोजाना करीब 350 टिफिन निकलते हैं। दिल्ली की 3 कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास। अमन को अब जलन होने लगी। उसकी तलाकशुदा पत्नी आज उससे कहीं ज्यादा सफल और खुश दिख रही थी। तो इसीलिए बुलाया है? अपनी कामयाबी दिखाने के लिए? अमन की आवाज में अब झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। सृष्टि ने सिर हिलाया। नहीं अमन, जो दिखाना था वो अभी बाकी है। उसकी आवाज में एक गंभीरता आ गई। वो ऊपर के कमरे में है। यह सुनकर अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। ऊपर? क्या है ऊपर? सृष्टि खड़ी हो गई। चलो तुम्हें दिखाती हूं। अमन का गुरूर अब डर में बदलने लगा था। मैं यहीं ठीक हूं, अमन ने झिझकते हुए कहा। जो बात करनी है यहीं कर लेते हैं, मैं ऊपर नहीं जाने वाला। सृष्टि ने उसकी आंखों में आंखें डाली। अमन, जब इतनी दूर आ गए हो तो चंद कदम और सही। जो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी, उसे देखने के बाद शायद तुम्हें तुम्हारी धन दौलत
शानो शौकत सब कुछ बेमानी लगने लगे। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। चलो मेरे साथ। अमन का दिल जोर से धड़का। सृष्टि की आवाज में एक ऐसी सच्चाई की तपिश थी जो उसे डरा भी रही थी और अपनी ओर खींच भी रही थी। वह न चाहते हुए भी एक सम्मोहित व्यक्ति की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया, सीढ़ियों की ओर, उस अनजान मंजर की तरफ जो उसके होश उड़ाने वाला था। ऊपरी मंजिल का माहौल नीचे से बिल्कुल अलग था। यहां एक सुकून देने वाली शांति थी। सृष्टि एक बंद दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। उसने दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन उसे खोला नहीं। वो मुड़ी और उसने एक गहरी नजर अमन पर डाली। अमन, अपने घमंड को, अपने गुस्से को कुछ पल के लिए बाहर ही छोड़ देना। अमन कुछ बोल नहीं पाया। अंदर जाने से पहले एक बात पूछूं? सृष्टि ने कहा। अमन ने सिर्फ सिर हिलाया। अपनी मां से आखिरी बार कब बात की थी? यह सवाल एक तीर की तरह अमन के सीने में लगा। उसे याद भी नहीं था। शायद 2 महीने पहले या 3। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें झुका लीं। सृष्टि ने एक लंबी ठंडी सांस ली। शायद तुम्हें जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। इतना कहकर उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला और अंदर का मंजर देखकर अमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल की धड़कनें जैसे थम सी गईं और उसके पैरों तले की जमीन सचमुच खिसक गई। एक साफ सुथरे बिस्तर पर एक वृद्ध औरत लेटी हुई थी। वो औरत और कोई नहीं, उसकी अपनी मां जानकी जी थी। लेकिन यह वो मां नहीं थी जिसे वो जानता था। यह तो बस हड्डियों का एक ढांचा था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां खिंच गई थीं, आंखें अंदर की ओर धंस चुकी थीं और गाल पिचक गए थे। उनके सिर के पास एक ग्लूकोज की बोतल टंगी थी और पास की मेज पर दवाइयों की शीशियों का ढेर लगा था। अमन के मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। वो अपनी ही मां को पहचान नहीं पा रहा था। मां? उसकी आवाज एक दबी हुई, कांपती हुई फुसफुसाहट में निकली। अपने बेटे को सामने देखकर जानकी जी की बुझती हुई आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन अगले ही पल वो चमक आंसुओं में बदल गई। वो बिस्तर पर सहारा लेकर बैठ गई। अमन, बेटा, तू? उनकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे मीलों दूर से आ रही हो। अमन हक्का बक्का खड़ा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो जो शान दिखाने आया था, वो घमंड, वो अकड़, सब कुछ एक पल में पिघलकर आंखों के रास्ते बहने को तैयार था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बिस्तर के पास पहुंचा। मां, आप यहां कैसे? आपकी ये हालत, ये क्या हो गया? वो एक ही सांस में कई सवाल पूछ गया। आप तो भैया के पास थी ना, फिर इस हालत में यहां कैसे? जानकी जी कुछ कह नहीं पाईं, बस उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सृष्टि, जो अब तक चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी, आगे बढ़ी। उसने जानकी जी के सिर को सहलाया और उनके आंसू पोंछे। फिर उसने अमन की तरफ देखा। जवाब चाहिए तुम्हें? तो पूछो मां जी से। और सुनो उस बेटे की कहानी जो अपनी मां को एक जिम्मेदारी समझकर बड़े भाई के दरवाजे पर छोड़ आया था और फिर कभी पलटकर यह भी नहीं पूछा कि वो जिंदा भी है या मर गई। सृष्टि के शब्द अमन को किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। वो वहीं बिस्तर के पास घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। अपनी मां के सूखे, झुर्रियों भरे हाथ को थामे हुए था। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मां, बोलो ना, ये सब कैसे हुआ? उसकी आवाज सुनकर जानकी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अमन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहना शुरू किया। जब तू चला गया तो मुझे लगा था, चलो एक नहीं तो दूसरा बेटा तो है। तेरा भाई शुरू में बहुत ध्यान रखता था, लेकिन धीरे धीरे मैं तेरी भाभी की आंखों में चुभने लगी। उसे मेरा वहां रहना बोझ लगने लगा। उसकी बातें कांटों की तरह मेरे दिल में चुभती थीं। कभी कहती, मां जी, अब तो दिन भर बिस्तर पर ही पड़ी रहती हैं। तो कभी सुनाती, इनकी दवाइयों का खर्चा तो देखो, आधे घर का राशन आ जाए। मैं सब सुनती थी, बेटा, और चुपचाप सहती थी। सोचती थी, अब यही मेरा घर है, कहां जाऊंगी? एक दिन तेरी भाभी ने साफ साफ कह दिया कि वो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उस दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ। मैंने उम्मीद से तेरे भैया की तरफ देखा। मुझे लगा वो अपनी मां के लिए लड़ेगा, अपनी पत्नी को समझाएगा। पर वो तो चुप रहा बेटा। उसने अपनी पत्नी के आगे एक शब्द नहीं कहा। उस रात मैं समझ गई थी कि अब इस घर में मेरी जगह नहीं है। अगली सुबह तेरा भाई मेरे पास आया, बोला, मां, चलो आज तुम्हें मंदिर घुमाकर लाता हूं, तुम्हारा मन बहल जाएगा। मैं कितनी खुश हुई थी बेटा। मैंने सोचा, मेरे बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया।
मैं अच्छे कपड़े पहनकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी शहर के बाहर एक बड़ी सी पुरानी इमारत के सामने रुकी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गेट के अंदर ले जाकर बोला, मां, अब से यही तुम्हारा घर है। मैं चीखती रही, उसे पुकारती रही, पर उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा बेटा, एक बार भी नहीं। वो वृद्धाश्रम था अमन, जानकी जी ने सिसकते हुए कहा। नाम का आश्रम, पर था नर्क से भी बदतर। सूखी रोटी, गंदे बिस्तर और हर तरफ मेरे जैसे ही बदनसीब माँ बाप जो अपनी औलाद के होते हुए भी लावारिस थे। 2 वक्त की रोटी भी ऐसे देते थे जैसे कोई भीख दे रहा हो। मैं वहां नहीं रह सकती थी। इतना कहकर वो हाँफने लगीं। उनकी आवाज दर्द और कमजोरी के बोझ तले दब गई। फिर बोली, मैं एक रात चुपचाप वहां से भाग निकली। सड़कों पर भटकती रही, भूखी प्यासी। समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं। फिर एक दिन एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। जब सृष्टि ने मुझे देखा, सृष्टि ने बात को आगे बढ़ाया। मैं उस दिन मंदिर गई थी। मैंने देखा एक औरत फटे पुराने कपड़ों में भिखारियों के साथ बैठी थी। मैं पास से गुजरने वाली थी, लेकिन फिर मैंने उनका चेहरा देखा। मां जी की ऐसी हालत देखकर मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। जब चेहरा पहचान में आया तो मेरे होश उड़ गए। मैं उन्हें घर ले आई, लेकिन तब तक उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। पिछले 2 महीनों से वो यहीं हैं, मेरे साथ। सारी कहानी सुनकर अमन का दिमाग सुन्न हो गया। जिस मां ने दोनों भाइयों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही मां सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दी गई थी। अमन का सिर शर्म और ग्लानि के बोझ से झुका हुआ था। उसने कांपते हुए सृष्टि की तरफ देखा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सृष्टि? तुमने एक फोन क्यों नहीं किया? उसकी आवाज में एक शिकायत थी। सृष्टि ने एक गहरी, थकी हुई सांस ली। याद करो, तुम्हें फोन किया था। एक नहीं, कई बार किया था। हर बार तुम्हारा फोन या तो व्यस्त था, या तुमने उठाया नहीं, या फिर उठाकर मैं बिजी हूं कहकर काट दिया। सृष्टि की बातें किसी हथौड़े की तरह अमन के सिर पर लग रही थीं। उसे याद आया, हां, कुछ मिस्ड कॉल्स थीं जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया था। सृष्टि ने अपनी बात पूरी की। अमन, तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तुम अपनी दुनिया में इतने मगन थे कि तुमने कभी पलटकर नहीं देखा। तुम यह भी भूल गए कि तुम्हारी एक मां भी है। अमन के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपनी ही नजरों में एक मुजरिम बनकर खड़ा था। तभी जानकी जी ने कमजोर आवाज में कहा, गलती तेरी या तेरे भाई की नहीं है बेटा, गलती मेरी है, जिसने तुम जैसे पत्थर दिल बेटे पैदा किए। एक मां के मुंह से निकले ये शब्द किसी भी बेटे के लिए मौत से बदतर थे। जानकी जी ने आगे कहा, और देख, अपनी जिस पत्नी पर तूने शक किया, जिसे तूने घर से निकाल दिया, आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूं। इसने दिन रात मेरी सेवा की है बेटा, अपने हाथों से खिलाया है, मेरे मैले और गंदे कपड़े भी धोए हैं। जो एक सगी बेटी भी न कर पाए, वो सब मेरी इस बहू ने किया है। तभी सृष्टि बोली, मैंने कोई एहसान नहीं किया है मां जी। मेरे लिए आप मेरी मां जैसी हैं। जब मैंने अपनी मां को मुसीबत और दुख के समय अकेला नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ देती? मेरी मां तो मुझे छोड़कर चल बसी, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। यह सुनकर अमन का दिल जैसे फट पड़ा। वो औरत जिसे उसने धोखेबाज कहा था, जिस पर उसने इतना घिनौना इल्जाम लगाया था, आज उसी ने उसकी मां की जान बचाई थी। उसका घमंड, उसकी अकड़, उसका सारा वजूद आज सृष्टि के कदमों की धूल की तरह दिख रहा था। कमरे में फिर वही भारी, बोझिल खामोशी छा गई। इस खामोशी को तोड़ा दरवाजे पर हुई एक हल्की सी दस्तक ने। अंदर आ जाऊं दीदी? एक जानी पहचानी आवाज थी। अमन ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर रवि खड़ा था। वही रवि जिसे देखकर 1 साल पहले अमन ने अपना घर तबाह कर लिया था। उसके हाथ में दवाइयों का एक पैकेट था। रवि ने अमन को देखा, एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसे नजरअंदाज करते हुए सीधा जानकी जी के पास आया। कैसी हैं मां जी अब आप? उसने बहुत अपनेपन से पूछा। देखिए, मैं आपकी सारी दवाइयां ले आया। रवि ने दवाइयां मेज पर रखीं और सृष्टि से कहा, दीदी, किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, अभी चलता हूं। रवि के जाने के बाद सृष्टि भी जाने के लिए उठी। मैं नीचे का काम देखकर आती हूं, तुम यहीं बैठो, मां जी के पास। अमन अब भी सदमे में था। उसने कुछ नहीं कहा। सृष्टि के जाने के बाद कमरे में सिर्फ वो और उसकी मां रह गए थे। फिर जानकी जी बोली, तू जानता है सृष्टि कौन है? वो हीरा है बेटा, कोहिनूर हीरा। और तू
तू वो अभागा है जिसने हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर सड़क पर फेंक दिया। पर मां, उसने। अमन कुछ कहना चाहता था। चुप कर। जानकी जी की आवाज थोड़ी ऊंची हुई। मैं सब जानती हूं। वो अपनी मां को अपने पास लाना चाहती थी ताकि उनकी सेवा कर सके, लेकिन तूने मना कर दिया। और रवि, जिसे तू अपना दुश्मन समझता है, वो उसका भाई है, एक मुंहबोला भाई। जिस लड़की का अपना कोई भाई नहीं था, उसने किसी को भाई मान लिया। तो क्या गुनाह कर दिया उसने? बता मुझे, क्या गलत था इसमें? हर एक शब्द एक चाबुक की तरह अमन की आत्मा पर पड़ रहा था। तू तो बड़ा कामयाब आदमी बन गया है ना, अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बैंक बैलेंस, लेकिन दिल दिल तो तेरा कौड़ी का भी नहीं है। अमन ने अपनी मां के हाथ थाम लिए। ऐसा मत कहो मां, अब मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने साथ वापस ले चलूंगा बेंगलुरु। मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगा, मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा। यह सुनकर जानकी जी ने एक फीकी मुस्कान दी। बेटा, जिस खुशी के लिए तू मुझे बेंगलुरु ले जाना चाहता है, वो खुशी तो मुझे यहां मेरी इस बेटी के पास मिल रही है। उन्होंने कहा, तू तो अपने काम में उलझा रहेगा, अपनी मीटिंग में या पार्टियों में व्यस्त रहेगा, और मैं वहां तेरे बड़े से घर में एक कोने में पड़ी रहूंगी, तेरी राह देखती हुई। नहीं बेटा, अब मुझे और नहीं भटकना। मेरा आखिरी वक्त अब मेरी इस बेटी के पास ही गुजरेगा। फिर सृष्टि वापस कमरे में आई। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और अमन के पास आकर खड़ी हो गई। बात कर ली तुमने मांझी से? अमन ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज में एक गहरी निराशा। वो मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है सृष्टि, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। तो इसमें गलत क्या है? सृष्टि ने शांत भाव से पूछा। जहां इंसान को सुकून मिलता है, उसे वहीं तो रहना चाहिए। लेकिन वो मेरी मां है। अमन की आवाज में एक बेबसी थी। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी देखभाल करूं। फर्ज? सृष्टि की आवाज में एक हल्का सा व्यंग्य था। यह फर्ज तुम्हें तब याद नहीं आया जब तुमने उन्हें अपने बड़े भाई के भरोसे छोड़ दिया था, या तब जब महीनों तक तुमने एक बार भी फोन करके उनका हाल नहीं पूछा? फर्ज सिर्फ एक शब्द नहीं होता अमन, उसे निभाना पड़ता है। अमन के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। सृष्टि ने एक गहरी सांस ली। देखो अमन, मैं तुम्हारी मां को तुमसे छीनना नहीं चाहती। वो आज भी तुम्हारी मां है और हमेशा रहेंगी। मैंने उन्हें यहां इसलिए नहीं बुलाया था कि मैं तुम्हें नीचा दिखा सकूं। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि तुम अपनी आंखों से वो सच देख सको जिससे तुम मुंह फेरे हुए थे। सृष्टि की हर बात एक आईने की तरह थी, जिसमें अमन को अपना बदसूरत चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो औरत जिसे उसने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था, आज उसे जिंदगी और रिश्तों का सबसे बड़ा सबक सिखा रही थी। अमन जब घर से बाहर निकला तो रात घिर चुकी थी। उसने ड्राइवर को पास के एक होटल में चलने को कहा। होटल के आलीशान कमरे में पहुंचकर उसने खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। कमरे की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार मां का वो कमजोर, बेबस चेहरा घूम रहा था। अमन सोच में पड़ गया। सृष्टि के पास सबसे आसान रास्ता था कि वह जानकी जी को देखकर अनदेखा कर देती या अमन के भाई को सूचित कर देती और वो मां को वापस ले जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक अकेली औरत होकर अपनी पूर्व सास को घर लाकर एक बेटी का फर्ज निभाया। अब उसे महसूस होने लगा कि उसने सृष्टि पर जो भी इल्जाम लगाए थे, सब के सब बेबुनियाद थे और उसकी खुद की गलत सोच का परिणाम थे। और रवि, उसकी नजरों में सृष्टि के लिए सिर्फ और सिर्फ सम्मान ही तो था। कितना नेक इंसान है वो। सोचते सोचते वो उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थीं। लोग अपनी जिंदगियों में मगन थे, लेकिन अमन को लग रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे अकेला और हारा हुआ इंसान है। उसने अपनी जिंदगी में क्या पाया? पैसा, शोहरत, एक बड़ा सा खाली घर, और क्या खोया? एक प्यार करने वाली नेक दिल पत्नी, एक ममतामयी मां, और सबसे बढ़कर अपना आत्मसम्मान। रात भर वो जागता रहा, अपने अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। उसने अपनी गलतियों को, अपने अहंकार को, अपनी छोटी सोच को, हर चीज को अपनी आंखों के सामने तौला। और सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी तो अमन एक फैसला ले चुका था। एक ऐसा फैसला जो शायद उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला था। वह अब भागना नहीं चाहता था। वह अपनी गलतियों का सामना करना चाहता था और उन्हें सुधारने की एक आखिरी कोशिश करना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। अगली सुबह
अमन होटल से सीधा सृष्टि के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर अब घमंड की जगह एक गहरी उदासी और आंखों में सच्चा पश्चाताप था। वो हिम्मत करके अंदर आया। सामने सृष्टि खड़ी थी। वो मैं मां जी से मिलने आया हूं, अमन बोला। तो सृष्टि ने जवाब में कहा, वो तो सो रही हैं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा, अमन ने कहा और वहीं किचन के कोने में रखी एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। घंटों बीत गए। अमन वहीं बैठा रहा, चुपचाप। वो सृष्टि को काम करते हुए देख रहा था। वो अपनी टीम को निर्देश दे रही थी और हर काम को पूरी लगन से कर रही थी। आज उसे वो सृष्टि दिख रही थी जिसे उसने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की थी। एक मजबूत, आत्मनिर्भर और दयालु औरत। दोपहर में जब जानकी जी की नींद खुली तो अमन उनके पास गया और बिना कुछ कहे उनके पैरों को धीरे धीरे दबाने लगा। जानकी जी भी अपने बेटे की आंखों में पश्चाताप की सच्ची आग देख पा रही थीं। उस दिन अमन शाम तक अपनी मां की सेवा करता रहा। उसने उन्हें अपने हाथों से सूप पिलाया, उनकी दवाइयों का ध्यान रखा। यह सिलसिला अगले 2 दिनों तक चलता रहा। अमन रोज सुबह आता और शाम तक अपनी मां की सेवा में लगा रहता। वो न ज्यादा बोलता, न किसी काम में दखल देता। वो सृष्टि के घर में एक अजनबी की तरह रहता। सृष्टि भी चुपचाप यह सब देखती रहती। उन दोनों के बीच एक लंबी, गहरी खामोशी थी। एक दिन जब अमन मां के कमरे में था तो सृष्टि उसके लिए चाय लेकर आई। अमन ने झिझकते हुए कप ले लिया। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। सृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहीं खड़ी रही। फिर उसने पूछा, बेंगलुरु वापस नहीं जाना? तुम्हें काम होगा? अमन ने सिर झुका लिया। मैंने अपने ऑफिस में 1 महीने की छुट्टी ले ली है। जब तक मां ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगा। यह सुनकर सृष्टि की आंखों में एक पल के लिए हैरानी का भाव आया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सृष्टि ने कहा। मैं मां जी का ध्यान रख रही हूं। मैं जानता हूं, अमन ने कहा। लेकिन जो काम एक बेटे को करना चाहिए वो मैं अब तक नहीं कर पाया। अब मुझे वो करने दो सृष्टि, प्लीज। मुझे मेरी गलतियों को सुधारने का एक मौका दो। अब सृष्टि कुछ बोल नहीं पाई। उन दोनों के बीच की बर्फीली खामोशी आज पहली बार टूटी थी। अमन ने आज सिर्फ अपनी मां की सेवा ही नहीं की, बल्कि वो सृष्टि के घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बंटा रहा था। कोई भारी सामान उठाना पड़ा तो वो मदद के लिए आगे आ गया। अगर बाजार से कोई सामान लाने की जरूरत पड़ी तो वो ले आया। दोपहर को सृष्टि ने देखा कि उसके किचन का सिंक जाम हो गया है। प्लम्बर को आने में देर थी और काम रुक गया था। अमन ने यह देखा तो वो खुद ही औजार लेकर उसे ठीक करने में लग गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद जब सिंक ठीक हो गया तो अमन के कपड़े और हाथ पूरी तरह गंदे हो चुके थे। सृष्टि उसे देखती रह गई। यह वही अमन था जो कभी अपने कपड़े भी अलमारी से खुद नहीं निकालता था, जिसे अपने कपड़ों पर एक छोटा सा दाग भी बर्दाश्त नहीं होता था। आज वही आदमी बिना किसी झिझक के गंदे पानी में हाथ डालकर सिंक ठीक कर रहा था। जब अमन ने हाथ धोकर सृष्टि की तरफ देखा तो सृष्टि की आंखों में आंसू थे। ये सब करने की जरूरत नहीं है अमन, उसने धीमी आवाज में कहा। जरूरत है सृष्टि, अमन ने कहा। बहुत जरूरत है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं उन दुखों को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रायश्चित तो कर सकता हूं। सृष्टि को पहली बार लगा कि अमन सच में बदल रहा है। उसका घमंड, उसकी अकड़, सब कुछ पिघलकर अब एक सच्चे इंसान के रूप में ढल रहा था। एक ऐसा इंसान जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुका था और उन्हें सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें घर में एक नई उम्मीद लेकर दाखिल हुईं, अमन मां के कमरे में जाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। उसी वक्त रवि किसी काम से घर आया। वो किचन में सृष्टि से कुछ बात कर रहा था, तभी अमन ने उसे देखा। एक पल के लिए अमन के कदम ठिठके। उसका अतीत फिर से आंखों के सामने घूम गया। उसने हिम्मत जुटाई और रवि को आवाज दी, रवि, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? रवि और सृष्टि दोनों चौंक गए। रवि झिझकता हुआ ड्राइंग रूम में आया। अमन उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थीं। मैं जानता हूं कि माफी मांगने से मेरे किए हुए गुनाह कम नहीं हो जाएंगे, लेकिन आज मैं तुम दोनों के सामने अपने उस हर शब्द के लिए माफी मांगना चाहता हूं जो मैंने तुम्हारे रिश्ते पर कीचड़ उछालने के लिए कहे थे। उसने रवि की आंखों में देखकर कहा, रवि, मैंने अपनी असुरक्षा और अपने घमंड में अंधा होकर तुम पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। तुम एक भाई की तरह हमेशा सृष्टि और मेरी मां के साथ खड़े रहे और मैंने तुम्हें गलत समझा।
अगर हो सके तो अपने इस गुनहगार भाई को माफ कर देना। फिर वो सृष्टि की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और सृष्टि, मैं तहे दिल से तुमसे माफी मांगता हूं। तभी सृष्टि उसकी बात काटते हुए बोली, कुछ गलतियां माफी के काबिल नहीं होती। मैं आज भी वो दिन नहीं भूली हूं जब तुमने भरी अदालत में कहा था कि तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहते क्योंकि मैं एक चरित्रहीन औरत हूं। अब अमन फफक कर रो पड़ा। मैं जानता हूं तुम्हारे आत्मसम्मान को मैंने जो ठेस पहुंचाई, शायद उसकी भरपाई मैं पूरी जिंदगी भी नहीं कर पाऊंगा। और आज वाकई मुझे अपनी गलती का एहसास है। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। रवि अवाक खड़ा था और सृष्टि की आंखें भी नम हो थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस अमन का अहंकार पहाड़ जैसा था, वो आज इस तरह टूटकर माफी मांगेगा। रवि ने आगे बढ़कर अमन के कंधे पर हाथ रखा। जीजाजी, जो बीत गया सो बीत गया। आप अपनी गलती मान रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। रवि के शब्द सांत्वना जैसे थे, लेकिन असली फैसला तो अभी बाकी था। असली मुजरिम तो वो सृष्टि का था जिसकी जिंदगी उसने तबाह कर दी थी। रवि के जाने के बाद अमन वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने सृष्टि के आगे अपने हाथ जोड़ दिए। सृष्टि, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। उसकी आवाज सिसकियों में डूब रही थी। मैं तुमसे अपनी जिंदगी में वापस आने का हक भी नहीं मांग सकता। मैं तो बस इस रिश्ते की, अपने प्यार की भीख मांग रहा हूं। मुझे एक मौका दे दो सृष्टि। मुझे खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका दे दो। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा जीवन साथी बनकर रहना चाहता हूं। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी पहचान, सब कुछ वैसा ही रहेगा। मैं बस तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूं। सृष्टि पत्थर की मूर्ति बनी उसे देखती रही। उसकी आंखों के सामने आज वही अमन था जिससे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी। एक ऐसा अमन जो अपनी गलती पर टूटकर रो रहा था, जो अपने प्यार को वापस पाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उसने अमन का हाथ पकड़कर उसे उठाया। अमन, जो जख्म तुमने दिए हैं वो बहुत गहरे हैं। उन्हें भरने में वक्त लगेगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। उस रात न अमन सो पाया न सृष्टि। दोनों अपने अपने मन के तूफानों से लड़ते रहे। आधी रात को अमन के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर सृष्टि का नाम देखकर उसका दिल जोर से धड़का। हेलो, उसने कांपती आवाज में कहा। दूसरी तरफ से सृष्टि की शांत लेकिन दृढ़ आवाज आई। अमन, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है हर रिश्ते को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, और हर इंसान को भी। अमन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन एक शर्त है, सृष्टि ने कहा। हर शर्त मंजूर है सृष्टि। अमन ने तुरंत कहा, यह रिश्ता अब बराबरी का होगा। अमन, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे की ताकत। तुम मेरी उड़ान को नहीं रोकोगे। मंजूर है, अमन ने रोते हुए कहा। हमेशा के लिए मंजूर है सृष्टि। मैं आज ही अपना ट्रांसफर दिल्ली करवाने के लिए अप्लाई कर देता हूं। फोन कट गया, लेकिन दो दिलों के बीच का टूटा हुआ तार आज फिर से जुड़ गया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ किसी ने दरवाजे दस्तक दी। सृष्टि बाहर आई तो देखा, दरवाजे पर अमन खड़ा था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसकी आंखें आज भरी हुई थीं। उनमें सच्चा प्यार था, गहरा पश्चाताप था और पूर्ण समर्पण था। अंदर आते ही वो सृष्टि के सामने घुटनों पर बैठ गया और बस इतना ही कह पाया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं तुम्हें फिर कभी खोना नहीं चाहता। भरी आंखें लिए सृष्टि ने उसे उठाया और दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। भावनाओं के सारे बांध एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, कुछ कहानियां खत्म होने के लिए नहीं, बल्कि एक नए और ज्यादा खूबसूरत अंदाज में फिर से शुरू होने के लिए बनती हैं। और सच्चा प्यार, वो तो राख में से भी उठकर जिंदगी को दोबारा गुलजार करने का हुनर जानता है। तो दोस्तों, अंत में सृष्टि और अमन ने जो फैसला लिया, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई घटनाएं या कोई अनुभव हुए हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं, तो आप हमें जरूर लिख भेजें।